नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आज हमारे साथ हैं रंजय त्रिपाठी जी। तो सबसे पहले आइए दर्शकों स्वागत कर लेते हैं रंजय जी का। रंजय जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार अवनीश जी और आपके दर्शकों का भी अभिवादन। जी। दर्शकों, आज ये वीडियो हम बना रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन पे। और सच बताएं तो इस विषय को संबोधित करने का हमारा कोई इरादा नहीं था। क्योंकि 41 खनन मजदूरों, खनन श्रमिकों और मैं बेहतर उनको कर्मयोगी कहता हूं, उनकी जान की रक्षा हुई, उनको रेस्क्यू किया गया। 17 दिन लगे। कठिन रेस्क्यू ऑपरेशन था। नेशनल, इंटरनेशनल तमाम एजेंसियां लगी थी, तमाम एक्सपर्ट लगे थे। तो ऐसे में ये एक राहत भरी बात थी और देश के लिए एक खुशखबरी थी। ऐसे में उसका कोई वीडियो करना, उस पर कोई चर्चा करना, इसका कोई औचित्य बनता नहीं था। लेकिन औचित्य बना दिया इस देश के विपक्ष ने। और मैं यूं कहूंगा कि मानसिक रूप से कंगाल विपक्ष ने और विशेष तौर पर कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी के साथ ही जुड़े हुए उसके इकोसिस्टम के तमाम ऐसे पाखंडी शुद्धतावादियों ने। उन्होंने बात की, साहब क्रेडिट लिया जा रहा है नरेंद्र मोदी द्वारा। अरे, 41 हमारे श्रमिक वहां फंसे हुए थे, उनकी जिंदगियां दांव पर थी। कठिन ऑपरेशन था, बेहद कठिन था। उसमें 41 जिंदगियों को बचा लिया गया। तो यहां क्रेडिट और डिस्क्रेडिट की बात कहां आती है? लेकिन जब कांग्रेसी इकोसिस्टम ने क्रेडिट लेने और देने की बात शुरू की, तो अचानक मुझे याद आया कि इस देश का अब तक का सबसे चर्चित और शानदार कांग्रेसी रेस्क्यू तो था भोपाल गैस त्रासदी के बाद। 80,000 जानों का गुनाहगार हत्यारा एंडरसन को किस तरीके से एसपी और डीएम ने अपनी कार से भोपाल एयरपोर्ट पहुंचाया। भोपाल एयरपोर्ट से चार्टर्ड प्लेन से वो दिल्ली गया और दिल्ली के बाद देश छोड़ के बाहर चला गया। ये था कांग्रेस का रेस्क्यू। दुर्घटनाओं की अगर बात करें तो 70 के दशक हो, चाहे 60 का दशक हो, चाहे 80 का दशक हो, कोयला खदानों में अनगिनत मौतें हुई हैं। कितनी ऐसी मौतें हुई श्रमिकों की जहां चर्चा तक नहीं हुई। आज 2019-20, 24-25 का दशक है। हम इस नए एरा में जी रहे हैं। हमें मानते हैं कि पहले उतनी तकनीक उन्नत नहीं थी, तो रेस्क्यू ऑपरेशंस कठिन थे। लेकिन इस तरह के कठिन काम भी नहीं हुआ करते थे, जहां पहाड़ों में इस तरह के टू वे टनल खोदे जा रहे हैं, बड़े-बड़े काम हो रहे हों। तो ऐसे में दुर्घटनाएं होती रहेंगी और दुर्घटनाओं में जिस तरीके से पिछले 9-1 सालों में एनडीआरएफ को मजबूत किया गया है, सुसज्जित किया गया है, उसने अपना कमाल दिखाया और लगातार दिखा रहा है। ऐसे में आप हमारी आज की इस चर्चा को बदले की कार्रवाई कहिए। निश्चित रूप से बदले की कार्रवाई। हम याद दिलाएंगे कि तुमने किस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशंस किए। कौन भूलेगा इसी उत्तराखंड में जहां ये टनल से रेस्क्यू हुआ है, वहीं केदार घाटी में क्या हुआ था। रंजय जी, हम नहीं चाहते थे कि इस तरह की कोई चर्चा हो। इस पर कोई चर्चा बनती भी नहीं है सिवा खुशी मनाने के। लेकिन जिस तरीके से क्रेडिट खोरी कर रही है कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम, क्या जरा दर्शकों को याद दिलाएंगे कि इनके जमाने के रेस्क्यू ऑपरेशंस कैसे हुआ करते थे? सब पहले तो दर्शकों को नमस्कार। थोड़ा-सा हम लोग इसके ऊपर में डिस्कशन जो चालू किए हैं, तो मैं जैसा आपने सही कहा कि हम लोग इसके ऊपर में डिस्कशन करना ही नहीं चाहते थे। मतलब इसके ऊपर में तो कोई फेसबुक पोस्ट भी नहीं लिखा। ठीक है, बहुत सारे काम होते हैं, जगह-जगह पे होते हैं और इंजीनियरिंग के वर्क जहाँ पे भी होंगे एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं। कुछ स्टैंडर्ड एसओपी होते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, कुछ सेफ्टी नॉर्म्स होते हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है। कई बार उनको फॉलो करते हुए भी कोई अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ हो भी जाती है। तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो होता है, कई जगह होता है। भई एक तो इतिहास है कि मतलब हर साल अगर आप आंकड़े देखेंगे तो 400-500 मौत जो है वो ऐसे एक्सीडेंट से होती हैं जो कंस्ट्रक्शन में या और इंजीनियरिंग वर्क्स में हो रही हो तो हो जाती हैं। उसको अवॉइड करना बहुत मुश्किल बात है। एक्सीडेंट हो सकता है। एक्सीडेंट ऐसा नहीं है कि हर चीज़ फुल प्रूफ है। बट एक्सीडेंट होने के बाद में उसको कितनी तत्परता से उसमें
काम किया गया और काम करने के बाद में कैसा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, कैसे लोगों की जान बचाई गई, कैसे नो कैजुअलिटी ऑपरेशन चलाया आपने, या फिर क्या हुआ, वो इम्पोर्टेंट मायने रखता है। लेकिन इसके बाद में जिस तरह से ये जो हरकतें की हैं कम्युनिस्ट सिस्टम इकोसिस्टम ने, मतलब कांग्रेस के जो ये पिंप हैं, मतलब आई विल से पिंप, कम्युनिस्ट एंड उनके उनसे उनसे संबंधित जो लोग हैं, उन लोगों ने जिस तरह की चीजें चालू की हैं, उसको देख करके लगा कि यार ये लोग क्या। मैं अक्सर अपने जो दर्शक आपके मुझे बहुत पुराने समय से जानते होंगे, जो जानते हैं कि हम कब कम्युनिस्टों के गढ़ में घुस करके उनके साथ में किया करते थे। मैं हमेशा इनको लास्ट चटोर बोलता हूँ, लास्ट चाटने वाला। मतलब एक लाश मिल जाए तो दे आर सो हैप्पी, मतलब गिद्ध भी उतना खुश नहीं होता है, समझ रहे हैं ना। जो अगर मैं सही बोलूं तो शमशान घाट पे जो डोम होता है वो भी लाश देख के खुश नहीं होता है। उसको पता होता है कि ये किसी के घर का व्यक्ति, किसी के घर का एक हो गया है, तो डोम की वो कर्तव्य है, वो मुखाग्नि दिलाना और लकड़ी प्रबंध करना। बट आप कभी आप जा करके वहां पे बात करेंगे, ही इज इक्वली अनहैप्पी, ही इज वेरी सैड। जब भी कोई लाश आता है वो बहुत दुखी होता है। गिद्ध भी उतने खुश नहीं होते, गिद्ध इंतजार करता है कि भाई चलो थोड़ा सा लाश को भी क्या पता कोई उठाने वाला आ जाए। जब लाश सड़ती है तब गिद्ध कहता है चलो खा लेते हैं। बट ये दे नीड फ्रेश लाश। कम्युनिस्ट, उनको तुरंत चाहिए लाश एक चाटने के लिए, और अपनी गिरावान में नहीं झाकेंगे जिसको। तो हम जैसे हम लोगों की डिस्कशन हुई तो हम कुछ ले करके आते हैं फैक्ट, कि आप लोगों ने कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए हैं अपने जमाने में। तो हम बताते हैं कि 1956 में एक तमिलनाडु में एक घटना हुई थी, जिसमें पूरी की पुल टूट गया और पूरी की ट्रेन नदी में गिर गई थी। 2 दिन तक या 3 दिन तक कोई झांकने नहीं गया था कि वहां पे क्या हुआ है। तथाकथित मसीहा नेहरू जी थे प्रधानमंत्री, लाल बहादुर शास्त्री जी रेल मंत्री थे, उन्होंने रेल मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया, जिसको नेहरू जी ने नहीं माना। वो 3 दिन तक यही नाटक चलता रहा इनका, इस्तीफा दूं या नहीं दूं। 3 दिन के बाद हुआ कि बारिश बहुत हो रही है, कौन जा पाएगा वहां पे। 3 दिन के बाद वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन चालू हुआ। न जाने कितने लोग मर गए, कितने नदी में बह गए, वो आज तक नहीं मालूम है। उससे न सीख लेते हुए कि 3 महीने के बाद में हैदराबाद में भी सेम घटना। पुल टूट गया, पुल गिर गया नीचे, आदमी नदी में जो है वो ट्रेन बह गई, लोग बह गए, पता ही लगा। उसने भी ऑपरेशन क्या चलाए इन लोगों ने, बस वही फिर 3 दिन इस्तीफा, नैतिकता के दम पे इस्तीफा दे रहा हूं। और उसको कितना महिमा मंडित किया इन लोगों ने, किया नैतिकता पे इस्तीफा, और इस्तीफा नहीं एक्सेप्ट किया। वाह वाह। 3 दिन तक यही दिल्ली में नाटक चल रहा है। अरे भाई हैदराबाद में और तमिलनाडु में जिस पुल पे जिस जगह पे हुआ था, उसमें ओनली दो दो मॉनिटरिंग की जगह पे ओनली 1 मॉनिटरिंग के लिए एक आदमी रखा गया था। हैदराबाद में भी हुआ था कि डुअल मॉनिटरिंग से एक आदमी मॉनिटरिंग रखा था, वो भी कहीं चला गया था कि बारिश हो रही है चले गए वो छोड़ करके, कोई देखने वाला नहीं। दोनों को मिला करके हजारों लोग मर गए। मतलब क्या रेस्क्यू ऑपरेशन चला ही नहीं, ये हालत है। थोड़ा सा हम आगे और बढ़ जाएं तो दर्शकों, इतिहास में जब खंगालेंगे तो एक एक ऐसी विभत्स घटना मिलेगी जो कि आपको 1975 की है। 1975 में झारखंड के पास एक चटनाला कोलेरी है, चटनाला कोल की खदान है। वहां पे एक इंसिडेंट हुआ जिसमें कोयले की खदान में एक तरफ से वो टूट गया और उसके उस तरफ तालाब था, पानी का एक स्टोरेज था, मतलब नेचुरल स्टोरेज वाटर का। वो टूट गया और पूरा पानी खदानों में भरा, और उसमें मजदूर, जो ऑफिशियल आंकड़ा है वो बताते हैं कि 376 लोग या 375 लोगों को आंकड़ा दिया का गया। कहीं डेढ़ कहीं 300, साल तक डे, कहीं कहीं डेढ़ तीन सौ साल तक बहत्तर का लाशें आंकड़ा मिली भी थी। मिलता है। जी जी। 1.5 साल तक लाशें मिली थी दामोदर घाटी पे, 1.5 साल तक लाशें जलाई गई थी, जो कि चितनाला कोयलरी में से निकलती थी, सड़ी हुई बहती हुई, 1.5 साल तक। मतलब और
और उसके ऊपर में जो है अमिताभ बच्चन ने फिल्म भी बनी थी काला पत्थर, जिसमें एक हीरो की तरह जा करके वो मजदूरों को बचा लेते। एक मजदूर ना बचे थे, बस खाली एक नैरेटिव तैयार किया गया था कि रेस्क्यू ऑपरेशन 20 डेज, 20 दिन तक कोई पहुंचा ही नहीं उस जगह को वहां पे देखने के लिए हुआ क्या है। 26वें दिन पहली लाश मिली थी, और जो लोग मिले थे कौन मरे हैं, किसका वो हेलमेट जो सर पे पहना जाता है उसके ऊपर में एक नंबर लिखा जाता है। ये नंबर का हेलमेट इस श्रमिक को, इस मजदूर को अलॉट किया गया है। उस नंबर से पता लगा कि ये नंबर का आदमी मर गया, ये हेलमेट मिला, ये नंबर का आदमी मर गया, हेलमेट मिला, ये नंबर का आदमी मर गया। चलो हम मानते हैं कि उस जमाने में इतनी बड़ी बड़ी ड्रिलिंग मशीनें नहीं थी, इतने टेक्नोलॉजी नहीं थे, लेकिन यार कुदाल, बेलचा, फावड़ा और खुरपी तो था। वो तो लेके पहुंच करके आदमी को खोद के निकाल सकते। किसी को वहां से रेस्क्यू किया ही नहीं, सिर्फ एक काला पत्थर फिल्म बनाई उसके 1.5 साल बाद 1976 में। काला पत्थर, अमिताभ बच्चन जो गांधी परिवार के, नेहरू परिवार के मतलब खासम खास, खानदानी खासम खास ना, फादर से लेके मदर से लेके सब लोग, उन्होंने एक काला पत्थर फिल्म बनाई। कितने लोग मारे गए कुछ पता नहीं। उसी के बाद 1995, मतलब 1995 जो मैं, वो भी वही झारखंड में कटरा, कोई कटरा जगह है, वहां पे भी एक और फिर इसी से हुआ। और उस समय कोयला मंत्री थे जगदीश टाइटलर, और बिहार तब, झारखंड बिहार अलग नहीं थे, बिहार के मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद यादव। 3 दिन बाद ये लोग वहां पहुंचे देखने के लिए कि हुआ है क्या कुछ। 3 दिन लगा लोगों को, किसी को देखने में कि यहाँ पे कुछ हुआ है। 1995 की बात है। चलो 1975 से 1995 में 20 साल का फर्क आया ना, कुछ तो टेक्नोलॉजी एडवांस हुई होगी, कुछ तो आगे चीजें बढ़ी होंगी। ऑफिशियल आंकड़ा है अराउंड 75 या 85 लोगों के मरने का। कोई मतलब पता ही, आज तक उसकी कोई रिपोर्ट नहीं है कि इस ये हुआ कैसे और इतने लोग मर कैसे गए कोयले खदान में। ये सारा मतलब ये था। चलिए हम तो 1905 इधर आ गए। 1984 में भोपाल में यूनियन कार्बाइड। सबसे पहले तो आपने कैसे ये आपने परमिशन कैसे दे दिया कि बीच आबादी यूनियन कार्बाइड मिथाइल आइसोसाइनाइड जैसी बनाने वाली कंपनी बीच आबादी लगे कैसे? आपने आप कर दिया, लगा दिया। उसके बाद में वहां पे काम करने वाले जितने इंडियन वर्कर्स थे, प्लांट ऑपरेशन से लेकर के और मजदूर तक बताते हैं कि प्लांट में सुरक्षा में कितनी कमियां हैं। रिपोर्ट्स आती थी, वो रिपोर्ट्स पे आपने करके कंपनी को टाइट नहीं किया, और फिर अचानक से एक दिन गैस लीक हो गई। और जब वो गैस लीक हो गई तो लोगों के फेफड़े गल गए, मतलब जो होता है ना मेल्ट डाउन हो जाना, गले से लेके फेफड़े तक लोगों के मेल्ट डाउन हो गए। ऑफिशियल आंकड़ा है 15,000 आदमी मरा, और 15,000 आदमी मरा, और 15,000 आदमी मरा जिसमें अनऑफिशियली बस्ती की बस्ती पूरी जल गई है। वो गोविंदपुरा कोई भी आज भी आकर के देख ले कि वहां पे लोग कैसे रह रहे हैं। वहां के लोग बताएंगे कि यहाँ पे कैसे आज भी जीवन लोग व्यतीत कर रहे हैं। किसी भी मतलब परिवार के परिवार समाप्त हो गए। और जब इन सारी चीजों को, ये सारी चीजें हो रही थी, तो जब ये गैस लीक हुआ तो उस कंपनी का जो चेयरमैन था, जो अमेरिकन था, एंडरसन, वो बॉम्बे में था। वो बॉम्बे से भोपाल आया। भोपाल में आकर के उसने सारे जरूरी कागज खत्म किए, और उसका रेस्क्यू ऑपरेशन मॉनिटर किया सीधे उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने। उसको चार्टर्ड प्लेन से डीएम और एसपी अपने गाड़ी, डीएम गाड़ी चला रहे थे, एसपी जो वहां के पुलिस के जो भी बड़े अधिकारी थे सबसे बड़े, वो उसी सुरक्षा में लगे थे। उसको गाड़ी सीधे रनवे पे लाए, वहां से चार्टर्ड प्लेन भोपाल, भोपाल टू दिल्ली, एंड दिल्ली टू अमेरिका रवाना। मतलब 15,000 ऑफिशियल आंकड़े, बस्ती की बस्ती समाप्त हुई है, 75-80 हजार आदमी मरे हैं अनऑफिशियली वहां पे। उनका हत्यारा आपने एक दिन में रेस्क्यू करके इंडिया से आपने उसको बाहर भगा दिया, केस नहीं चला उसके ऊपर में भी। और उसके बाद जब, और उस समय उस जब भोपाल में, और ऊपर से इन्होंने क्या किया था
कि उस समय जो इटारसी मंडल और भोपाल मंडल के जो रेलवे के जो जनरल मैनेजर थे, जब उनको पता लगा कि कुछ कांड हुआ है भोपाल में, तो ट्रेन रिलीफ ट्रेन लेके चल दिए। उसको दिल्ली से मना किया, भोपाल कोई नहीं जाएगा। भोपाल के सारे कनेक्शंस काट दिए। कोई रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं, कोई रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं चला। भोपाल में जो गैस लीक हुई थी, वो न्यूट्रलाइज नेचुरली हुई थी। उसके उसके कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने बोला कि इसके एंटीडोट्स हैं, इनके ये हैं। दिल्ली की सरकार ने उसका अलाउ तक नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह खुद भोपाल, खुद मध्य प्रदेश छोड़ के भाग गया था। मुख्यमंत्री जिस राज्य का भाग जाए छोड़ करके, अपने लोगों को वहां पे मरता छोड़ करके, सोचिए कैसा रेस्क्यू ऑपरेशन वो चला रहे हैं। और उसकी वाहवाही ये कमीने कम्युनिस्ट कर रहे हैं, द पिम्प्स ऑफ बॉर्न पिम्प्स ऑफ कांग्रेस। मैं तो गया हूं, लोगों ने जा करके देखे गैस, और गैस पे राहत के नाम पे, गैस राहत के नाम पे जितना, मतलब कांग्रेस के राहत का जो सबसे बड़ा भद्दा मजाक अगर किसी ने देखना है, तो आप जाकर के भोपाल के गोविंदपुरा में देखिए, वहां पे गैस राहत बिल्डिंग है, 5 स्टार स्टाइल गैस राहत बिल्डिंग। उस गैस राहत बिल्डिंग में कई 100 करोड़ रुपए लगे होंगे। उसके अंदर में ऑफिशियल बैठ करके झुग्गी झोपड़ी बना रहे हैं। जाके देखिए, गैस राहत बिल्डिंग कई मंजिल की है, शानदार बिल्डिंग गैस राहत, और उसी के कुछ दूर पे देखिए झुग्गी झोपड़ियां, एक एक कमरे का बास मारता हुआ लोगों का रहने का जगह, जिसको इन लोगों ने दिया है। विधवाओं के लिए क्वार्टर बना के दिए हैं, क्या करके दिया। अरे भाई, जो तुमने उतनी बड़ी बिल्डिंग जो बनाई है जिसमें गैस राहत, वो आज भी गैस राहत बिल्डिंग के नाम से, कोई देखे भोपाल में जाकर के, इफ यू फाइंड सम टाइम आसपास घूमते घामते भोपाल में जाइए, गैस राहत देख करके आइए। इस तरह के ऑपरेशंस कांग्रेस ने अपने जमाने में चलाए हैं। चलिए वो तो दूर की हुई, हमारा भी बचपन था 84 में, हमने सब चीजें पढ़ करके निकाले हैं। हम अपने होश में आते हैं 2013 का जो उत्तराखंड का त्रासदी था, जो केदार धाम में हुआ, और जिसमें मल्टीपल जगह पे लैंड स्लाइडिंग और ओवरफ्लो ऑफ वाटर हुआ, जिसके अंदर में ऑफिशियल आंकड़ा है 5,700 लोगों के मरने का, बट 15,000 से ऊपर लोग मरे और गायब हुए हैं। कितने लोगों का तो पता ही लगा। इन्होंने मर गए, और उसके अंदर में राहत के लिए, जब जो खाने के लिए जो सामान चलना है, दवाइयां चलना है, जो वो सबसे पहले सब चीज कहां आता है, 10 जनपद और 24 अकबर रोड दिल्ली, वहां इकट्ठा होता है। उसके ऊपर में सबके नाम पोस्टर चिपकाए जाते हैं, और पूरे के पूरे दिन वो गाड़ी वहां खड़ा रह जाता है, क्योंकि सोनिया गांधी आएंगी, जब तक उसको झंडा नहीं दिखाएंगी तो वो उत्तराखंड चले जाएगा कैसे, यहां से राहत सामग्री। और जो राहत सामग्री वहां से पहुंचा, वो आधे रास्ते से आगे बढ़ नहीं सकेंगे, पेट्रोल डीजल के पैसे नहीं थे गाड़ी के। ये भी इतिहास में दर्ज है, ये भी कागजों में दर्ज है कि आधा तो पहुंचा भी नहीं। उस समय हम लोग फेसबुक पे बहुत सारे कम्युनिस्ट हुआ करते थे। एक एक मृत्यु मर गया नरकीय करके खुर्शीद अनवर करके था, जेएनयू का प्रोडक्ट। जी बताएं। आपको आपको याद होगा जब केदार घाटी वाली दुर्घटना हुई थी तो आपने फेसबुक का नाम लिया, हम सारे लोग फेसबुक पे हुआ करते थे, और खुर्शीद अनवर जो अब नहीं रहा, हजरत गब्बर लिखा करता था खुद को, और एक वो छोटा चवन्नी छाप कम्युनिस्ट इस समय कहीं हांगकांग वगैरह में कहीं कोई दरबानी वगैरह की नौकरी करता है, क्या नाम है उसका, सम पांडे हैं, हाँ, कोई पांडे है कोई, हाँ। एक वो था, और एक और बदबूदार इस समय अपने नाम के आगे कश्मीर का बोझ लेके लादे पड़ा घूमता है, अशोक कुमार पांडे। अभी हाँ। पिछले दिनों वो चर्चा में रहा है, बेहुदापन जो उसने किया है साहित्य तक में। तो ये तमाम लोग थे, और रंजय जी आपको याद होगा कि इन छोटी-छोटी सस्ते चवन्नियों ने उस पूरी केदार त्रासदी, उत्तराखंड की त्रासदी पे चंदे अरे के नाम हम पर, बता, आप हमारी बात सुनिए ना, हमारे पास तो इन लोगों के पास डायरेक्ट मैसेज आए, क्योंकि हम लोग थे कई ग्रुप में, फेसबुक पे पोस्ट आए, कई जगह आए कि हम लोग जा रहे हैं उत्तराखंड में लोगों का बचाव कार्य करने के लिए, तो पैसा दीजिए, पैसा दीजिए। एक मुझे मयंक अब भी याद सक्सेना है। करके था, एक मयंक सक्सेना करके था, और एक इला जोशी करके थी। इन सब लोगों ने चंदा बटोरना, मतलब चंदा बटोरना चालू किया, और सारे के सारे देहरादून और ऋषिकेश में अय्याशी किए, 10 दिन शराब पिया इन लोगों ने, और वहां से निकल करके आए।
और बसंत कुंज में खुर्शीद अनवर के घर पे आए, वहां पे इन्होंने फिर अय्याशी करी और उससे भी मन नहीं भरा। नॉर्थ ईस्ट की एक लड़की का इस खुर्शीद अनवर ने बलात्कार किया और उस बलात्कारी को बचाने के लिए, सब सबूत हटाने के लिए यही मयंक जोशी, अरे बहुत लंबा इतिहास है। मतलब एक तरफ उत्तराखंड त्रासदी के नाम पे इन इन कुकर्मियों ने करोड़ों रुपए लिए। जो ये कांग्रेस के पिंप हैं, इन्होंने करोड़ों रुपए लोगों से वसूले, लोगों ने दिया, स्वेच्छा से दिया। मैंने नहीं दिया, मैंने तो नहीं दिया, क्योंकि हम तो सन 1900 मैंने भी नहीं दिया। 1989 से हम इन कम्युनिस्टों का तो पूरा नस जान रहे हैं ना, जेएनयू डीयू से लेकर के और बीरभूम, नक्सलबाड़ी और 24 परगना और नदिया सब जा करके और इन लोगों के साथ में रह करके हमने तो इनका नस के अंदर में जो धमनियों में इनका जो रक्त घूम रहा है ना, उसके उस कोशिकाओं को भी हम पहचानते हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक हमें बात है। मालूम था ये सब खुद खाएंगे। और उसके ठीक बाद बात में है। हम लोगों ने, आपको याद होगा, हम लोगों ने देहरादून से कुछ गाड़ियां, जीप हायर की थी, जो कि आगे एक 30 किलोमीटर आगे तक जाती थी। वहां तक जब आ जाते थे, उन लोगों को वहां से देहरादून तक ले आते थे। 5-7 दिन तक वो जीपें चली। मेरे मदर फादर भी गए थे उस साल, और वो यमुनोत्री से आगे बढ़ नहीं पाए थे, हम खुद परेशान थे। फिर जब ये लोगों किसी तरीके से देहरादून से 30 किलोमीटर दूर एक जगह, इस समय ना नहीं आ रहा, वहां आए, तब राहत मिली कि हाँ चलो वहां पे गाड़ी, वहां से आ जाएंगे। तो उत्तराखंड त्रासदी में जो इन्होंने बराहत कार्य चलाया, मतलब वो एक आपने आप में एक इतिहास है। ये लोग बात करते हैं, ये लोग बात करते हैं आज उस ऑपरेशन का जिसमें नॉट इवन वन कैजुअलिटी। दुनिया का कौन सा ऐसा जगह नहीं बचा जहां से एक टेक्नोलॉजिस्ट नहीं मंगाए गए, जिनका हेल्प नहीं लिया गया। भारत बिल्कुल। के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, वाडिया इंस्टीट्यूट, आईआईटी रुड़की, वायुसेना का ग्लोब मास्टर लगा दिया गया कि कोई भी मशीन चाहिए बताओ दुनिया में, कहां से लाना है, उठा करके लाद करके एयर से लाद करके बड़ी बड़ी मशीनें जॉली ग्रांट पहुंचा करके वहां से बाई रोड उस जगह तक पहुंचाई गई, जहां पे विद इन जी। नो टाइम चीजें ट्रांसपोर्ट की गई हैं कि आप, बिल्कुल, और बिल्कुल। लोगों को बचाया गया है। एक बिल्कुल। हिस्टोरिक, ये एक ऐतिहासिक रेस्क्यू मिशन रहा है ये। ठीक बात है। और उसी के साथ आप देखिए, आपने कहा ना कि इतने सारे जो है आधुनिक और बड़े-बड़े संस्थानों को अगर जोड़ा गया, तो उसी के साथ बिना किसी हील-हवाले के जब ज़रूरत महसूस हुई, तो रैट माइनर्स को भी लाया गया। और तो यहाँ पर एक कोऑर्डिनेशन ऐसा दिखा, और मुझे लगता है कि सबकी दृष्टि में सिर्फ एक मिशन था कि हमें उन 41 अपने भाइयों को, अपने हिंदुस्तानियों को, अपने भारतीयों को बचाना है। ऐसे में लाशों के ऊपर मंडराते ये गिद्ध, पूरा देश खुशी में था, पूरा देश संतोष व्यक्त कर नहीं रहा नहीं, था। ये लोग मांग रहे थे कि 41 का 40 भी हो जाता, 41 का 40.5, मतलब एक अगर कोई बीमार भी निकलता और वो कहीं हॉस्पिटल में भर्ती होता, तब भी ये इनको कम से कम आधी बनी लाश सूंघने को मिल जाती। एक लाश बिल्कुल ये ठीक बात। दे वर एक्सपेक्टिंग कि मुझे मिल जाए चाटने के लिए, जो कि नहीं बिल्कुल हो ठीक पाया। बात। एंड दे आर डिसअपॉइंटेड। उस डिसअपॉइंटेड में इनके मुंह से जो भद्दी बातें निकल रही हैं, कम्युनिस्ट जो गालियां निकाल रहे हैं, जो तमाम चीजें फेसबुक पे और यहाँ पोस्ट कर रहे हैं, ये उनकी हताशा है, लाश न मिलने का हताशा है उनको। बिल्कुल ठीक बात है। और ये बड़ा जेन्युइन भी है ना कि एक लाशखोर को अगर उसके सामने आप कोई लाश आने नहीं देंगे, तो उसका पेट तो खाली होगा, और पेट जब खाली होता है तो इस तरह की बिलबिलाहट, इस तरह की चिल्लाहट और इस तरह का नकारात्मक चरित्र वो खुल के सामने आता है। अफ़सोस बिल्कुल नहीं है कि कांग्रेस का असली चरित्र उसके इकोसिस्टम के साथ इस देश के सामने है। किस तरीके से लाशों पर खड़े होकर अपनी राजनीति करना, और नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी से विरोध के नाम पर भारतीयों से विरोध, अपने देश से विरोध, देश के नागरिकों की जान से ना बचे, ऐसी चाहत, ये इन्हें कहां तक ले जाएगी? ये लगातार 2014 से देखा जा रहा है। राजनैतिक रूप से कांग्रेस अपने निकृष्टतम दौर में है। 2024 का चुनाव आने वाला है, वहां क्या स्थिति होगी वो भी देश को पता है। उसी के साथ उसके खर्चे पर पाले गए इन तमाम वामपंथी इकोसिस्टम भी किस तरीके से 2014 के बाद भूखमरी के शिकार हैं। इनको मनरेगा के काम नहीं मिल रहा है, वैचारिक मनरेगा की मजदूरी भी इनको नसीब नहीं हो रही है। तो ये कुल मिला के, आपने बिल्कुल शुरुआत में ठीक कहा था कि ये लाशखोर हैं, ये गिद्ध हैं, और इनके सामने लाश नहीं मिली।
शायद इसी से उपजा ये पूरा अवसाद है, जिसका प्रदर्शन कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम कर रहा है। रंजय जी, आपने समय दिया और दर्शकों, हम वाकई नहीं करना चाहते थे इस पर कोई वीडियो। क्यों? क्योंकि जितने प्रसन्न हम हैं, जितने प्रसन्न रंजय त्रिपाठी हैं, उतने ही प्रसन्न आप सभी दर्शक निश्चित रूप से हैं, जिस समय से ये खबर आई कि हमारे 41 कर्मयोगी सकुशल बाहर आ गए। लेकिन 24 घंटा भी नहीं बीता और इनकी गंदगियां शुरू हो गई। तो हमने कहा ना कि ये बदले की कार्रवाई का वीडियो है। हमें आशा है कि हमारे सभी 41 जो कर्मी हैं, वो पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे। हालांकि अभी भी उनका आप देखिए उपचार और उनकी मॉनिटरिंग, वो बाकी सारी चीजें चल रही हैं। और इस यश गाथा जो कि भारत की जीत दिखाता है, हमारे तकनीक की जीत दिखाता है, उसको हम याद करते रहेंगे और ऐसे गिद्धखोरों, लाशखोरों को कोसते रहेंगे। रंजय जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो चर्चा नहीं करने का ठाना था, लेकिन फिर भी ये बदले की कार्रवाई में आपने हमारा साथ दिया। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, इसी के साथ हमें और रंजय त्रिपाठी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम। कभी भी आप कम्युनिस्ट के लिए बुलाइए, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। मुझे बहुत है कम्युनिस्टों के लिए प्यार। थैंक यू। आपके दर्शकों को नमस्कार।